बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, औरंगजेब सोहरवर्दी आपके साथ। आज बात होगी पाकिस्तान की तरक्की पे, इस मुल्क की तरक्की पे, और इस मुल्क की तरक्की के लिए जहां पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट्स को रीवैम्प करके उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ दो मेन चीज़ें मॉडर्न ज़माने में इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि अभी हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो तकरीबन $1500 के करीब है। ये तरक्की पजीर ममालिक में भी कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। तरक्की याफ्ता होने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजीज़, इदारों को रीवैम्प करना ज़रूरी तो है। दो मेन चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट और तगदो करने की ज़रूरत है। उसमें पहली चीज़ तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी मौजूदा ज़माना और आगे आने वाला ज़माना टेक्नोलॉजी का, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0 जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है और उस पर काम हो रहा है। लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए बगैर तरक्की की बात करना बिल्कुल ही फजूल होगा। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करती है, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो सारे इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूशनर का, एक इम्प्लीमेंटर का किरदार अदा करती है। इसके अलावा तकरीबन हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस की सूरत में भी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में भी फैल रही है। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के काबिल है भी या नहीं। सिर्फ बातें करने से या दावे करने से ये बात नहीं होनी जब तक कि प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट ना किया जाए, प्रॉपर इसको रेगुलेट ना किया जाए। 124 मिलियन इंटरनेट यूजर रिपोर्ट किए गए 2023 फरवरी तक। 124 मिलियन यूजर, और ये तकरीबन जो है वो कंट्री का 54% जो है वो बनता है। इसी के साथ साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल सब्सक्राइबर्स की शक्ल में, मोबाइल फोन के यूजर्स की शक्ल में, वो अगर हम देखें तो तकरीबन 191 मिलियन मोबाइल सेलुलर सब्सक्राइबर हैं। 80.34% मोबाइल टेली डेंसिटी है। 124 मिलियन मोबाइल के ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं, और 3 मिलियन जो है वो फिक्स टेलीफोन के सब्सक्राइबर हैं। 127 मिलियन ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये सारा कुछ देखते हुए जो अगली बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये कि ये सारा कुछ पॉसिबल है अगर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंपैटिबल है आईटी की ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 39,000 के लगभग है मेगावाट के, और इसमें से 24,800 के करीब जो मेगावाट है वो थर्मल से आती है, जिसमें जनरेशन कंपनीज हैं, आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जिनको कहा जाता है। इसके अलावा 9,861 मेगावाट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पानी से पैदा होती है। 1248 मेगावाट जो है वो विंड एनर्जी है। 530 मेगावाट सोलर है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें काफी इजाफा नजर आएगा। इसके अलावा 369 मेगावाट बायोगैस से बिजली बनाई जा रही है। 1467 मेगावाट जो है वो न्यूक्लियर, और 427 मेगावाट जो है वो एसपीपीज और सीपीपीज से बिजली हासिल की जा रही है। इसके लिए नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है जो कि पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी के लिए खंबे और तारों का जाल बिछाती है।
और फिर उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो हर रीजन की अपनी अपनी अलग कंपनी है और अपने अपने कंज्यूमर्स के लिए वो इस नेटवर्क से बिजली लेके फिर उनके घरों तक मीटरों के जरिए, ट्रांसफार्मर्स के सिस्टम के जरिए पहुंचाती। बिजली की जरूरियात, बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाइडल चूंकि सबसे सस्ता जरिया है बिजली पैदा करने का, फोकस मेनली उस पर होना चाहिए, लेकिन बाकी रिसोर्सेज को भी यूज करना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला मुल्क जो है वो मराकश है। इंडिया में भी एक बहुत बड़ा सोलर का पूरा निजाम लग रहा है जिससे तकरीबन 2000 मेगावाट से ज्यादा वो बिजली प्रोड्यूस करने लगे हैं। इसी तरीके से तमाम ममालिक जिन्होंने इन जरूरियात को समझा है और वो तरक्की की राह पे गामजन है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आईटी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जो हैं उनको देखते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करें, उसे बहुत ज्यादा वाइब्रेंट बनाएं, तब ये तरक्की पॉसिबल, ज्यादा आसान हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। इस सिलसिले में बाकी चीजों की सपोर्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये दो मेन एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए देखने चाहिए। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क भी इन्वॉल्व होता है, आईटी में भी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो किसी तरीके से इंटीग्रेट करके एक दूसरे के कंपैटिबल बना दिए जाएं तो उसका फायदा बाकी सेक्टर्स को भी होता है। और मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स को डेवलप किए बगैर, एक्सपैंड किए बगैर तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। अब जो तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा तेजी से हमारी तरक्की का जामिन बन सकती है वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको फोर्थ आईआर या इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जा रहा है। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है, जैसे कि पहले 3 रेवोल्यूशन आए, लेकिन ये रेवोल्यूशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जीन एडिटिंग का और एडवांस्ड रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है। इसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। इन चीजों की वजह से इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अहमियत बहुत बढ़ गई है और ये मुल्कों को बहुत तेजी से तरक्की दिलवाने में बहुत मदद कर रहा है, बहुत मददगार साबित हो रहा है। अब इसमें पहली दफा ये 2015 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर ने ये जो कि क्लॉस श्वाब जिनका नाम था, उन्होंने ये टर्म यूज की और फिर ये फैलती गई और अब हर तरफ इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है। ये भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मोबाइल डिवाइसेस काम करती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्लेटफॉर्म काम करते हैं, इसके अलावा लोकेशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा एडवांस्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस हैं, इसके अलावा ऑथेंटिकेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन है, स्मार्ट सेंसर्स हैं, बिग एनालिटिक्स है, एडवांस्ड प्रोसेसेस हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का अमल दखल है इसमें, और ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज इसमें आ जाते हैं, और डाटा विजुअलाइजेशन एंड उसकी लाइव ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है। हमें मुल्की लेवल पे भी सनती पॉलिसियां बनाते वक्त इंडस्ट्री 4.0 को ज़हन में रखना चाहिए, किस तरीके से उससे फायदा उठाया जा सकता है, किस तरीके से उसके इंग्रेडिएंट्स के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 में स्मार्ट फैक्ट्री की टर्म भी यूज हो रही है, जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया, और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इसका बहुत ज्यादा रोल है। स्मार्ट फैक्ट्री में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के तौर पे भी चीजें यूज हो रही हैं, 3D प्रिंटिंग आ गई, स्मार्ट सेंसर्स आ गए। तो इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन से जो इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन है वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम उसकी इंग्रेडिएंट्स को अपनाएं, अगर उसके मुताबिक कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाएं, तो इससे भी बहुत ज्यादा मौजूदा वक्त में भी और फ्यूचर में तो खास तौर पे बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।